हाँ तो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। और जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हम लोग केवल उसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो कि परीक्षा में आती है ना? और हम लोग ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं पढ़ेंगे जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और आपको वैसे ही फालतू में पढ़नी पड़े। तो हम लोग चलते हैं हम लोग। तो किस-किस तरह से प्रश्न बनेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है, ये 2 अंक की दृष्टि से हमारी परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग बहुत छोटे रूप से लिखेंगे, तो बहुत अच्छे से अपने को अंक प्राप्त हो जाएँगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। और इससे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको विषय संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलते हम लोग। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है उसको 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले आदि काल, भक्ति काल, है ना? रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 काल है और 4 ही कालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बाँटा है, ठीक है? 1 अंक में आया तो हमें ध्यान रखना है 4 की संख्या। यदि 2 अंक में आया तो फिर ये चारों के नाम लिखने पड़ेंगे और नाम पूछेगा, तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और इनकी समय सीमाएँ संवत 1050 से 1375 ये संवत है ना? अभी मैं आपको समझाऊँगा संवत और सन में क्या अंतर होता है, पहले इसको तैयार कर लेते हैं। और ये याद करने की दृष्टि से ऐसा बनाया गया है ताकि हम आसानी से इसको सीख सकें, है ना? और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है ना? उन्हीं के द्वारा ये विभाजित है, तो बहुत आसान भाषा में है ये, समझ चलते हैं हम लोग। संवत 1375 से 1700 तक भक्ति काल है, संवत 1700 से 1900 तक रीति काल है और संवत 1900 से आज तक आधुनिक काल है। आई समझ में? तो ये विषय वस्तु ध्यान रखेंगे का संवत 1050 से 1375 आदि काल, 1375 से 1700 तक भक्ति काल, संवत 1700 से 1900 तक रीति काल और संवत 1900 से आज तक है ना अद्यतन। अब मैंने आपसे बोला था संवत और सन में क्या अंतर होता है, तो देखेंगे अपन लोग। संवत और सन में ये एक अपने को -57 कर देने हैं ना, ठीक है? जैसे मान लो ये 1900 है ना? 1900 में से यदि हम लोग -57 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3, है ना? और ये 4 और ये है ना 1843 करीबन ये बनेगा। सन बन जाएगा ये, है ना? तो यदि इसको सन में पूछा आपसे तो आप लोग याद इनमें कर लें और इसके बाद यदि सन में पूछे तो माइनस करके देख लिया 57, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में मैं आपको समझा रहा हूँ ये। अनर्गल तरीके से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और ज़्यादा आपको कठिनाई आएगी, तो ये कठिनाई स्तर बहुत मैंने सरल रख दिया आपके लिए, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो केवल यदि सन में पूछे, तो 57 साल अपने को माइनस कर देने हैं और संवत में तो याद कर लेने हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा तैयार हुआ, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बाँटा और उनके नाम हैं और उनकी समय सीमा है, ठीक है ना? इसके अलावा कभी वो 1 अंक में ये पूछ लेगा आदि काल की समय सीमा कब तक थी, भक्ति काल की कब थी, रीति काल की कब से कब तक थी और आधुनिक काल की कब से कब तक थी, ठीक है? तो ये हम लोगों ने तैयार कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो, या तो प्रश्न क्या-क्या पूछे जाते हैं, या तो वो प्रमुख कवि, है ना? प्रमुख कवि, है ना? और रचना पूछते हैं, है ना? कि भई भक्ति काल के प्रमुख कवि और रचना बताइए, है ना? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और रचना बताइए। या फिर वो या तो प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएँ और या फिर 2 विशेषताएँ, है ना? ये 2 विशेषताएँ पूछता है, इन्हीं को हम लोग प्रवृत्तियाँ भी बोलते हैं। प्रवृत्तियाँ, या तो 2 प्रवृत्तियाँ पूछेगा या फिर 2 विशेषताएँ पूछेगा, ये है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है प्रश्न, है ना? और या फिर वो भक्ति काल को कितने भागों में बाँटा गया, जो महत्वपूर्ण तरीके से 2-3 प्रश्न ही आप देखेंगे, आप पुराने प्रश्न उत्तर उठा के देखेंगे, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, पुराने पेपर हैं, आप कभी कोई-सा भी देख लो, आप आपकी परीक्षा अध्ययन में कहीं पर भी देख लो। इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं बना
और बना भी है तो उसपे हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते हैं, या तो 2 विशेषताएँ पूछेगा वो, किसी भी काल की, और या फिर उन उस समय के कवि और रचना पूछेगा। अब आपको अभी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को, ठीक है? आदिकाल जो है हमारे किसी के भी पाठ्यक्रम में नहीं है, 9वीं से 12वीं तक, और यदि उससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जाएगा, तो मैं उसको आपको क्या पूछेगा वो समझा देता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग केवल हमारे प्रश्न पत्र की जो तरीका है उसी पर फोकस किया जाए, और कैसे हम लोग कम से कम समय में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन अपन पेपर में कर सकें, उसी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1375 से लेके 1700 तक का, ठीक है? भक्ति काल में कौन-कौन सी भाषाएँ थी? ब्रज और अवधी, है ना? ब्रज भाषा भी थी और अवधी भाषा भी थी, ठीक है? और इन इसी भाषा का, जैसे अवधी भाषा का जो प्रयोग है, वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया, तुलसीदास जी ने किया, और कुछ ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। बाकी अधिकांश जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जैसे सूरदास है, और बाकी इसके अलावा मीरा ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया, है ना? कबीर की सद्दुक-कड़ी भाषा थी, तो ये प्रमुख भाषाएँ हैं, लेकिन भक्ति काल में कवियों ने अपने-अपने अनुसार की भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले हम भक्ति काल को 2 भागों में बाँटेंगे, सगुण और निर्गुण, ठीक है? फिर सगुण के भी 2 भाग हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, है ना? सगुण के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण की है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। सगुण की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण की ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है? इसके बाद फिर देखते हैं, है ना? अब हम लोग जो पूछेगा वो इसी तो पूछ सकता है, कभी आपके भक्ति काल के 2 भाग पूछ ले एक-एक नंबर में, यानी सगुण के भाग पूछ ले, निर्गुण के भाग पूछ ले। इसके अलावा इतना कभी पूछ ले 1 अंक में, है ना? वैकल्पिक जो प्रश्न आते हैं अपने वस्तुनिष्ठ उन्हें पूछ ले। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तो हम लिख सकते हैं तुलसीदास है। फिर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तो हम लिख सकते हैं सूरदास है। फिर हम लिख सकते हैं ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि जो हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो हम बता सकते हैं कि कबीरदास है। और फिर पूछा जाएगा प्रेम मार्गी के जो प्रमुख कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने भी अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है ना? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आपसे बोला था कि तो प्रमुख विशेषताएँ पूछेगा, प्रमुख कवि पूछेगा, ठीक है? और उनकी रचनाएँ पूछेगा, ठीक है? तो हम लोग प्रमुख कवि की जो रचनाएँ हैं वो, और या फिर प्रमुख विशेषताएँ, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? एक तो गुरु का महत्व है ना? एक भक्ति भावना की प्रधानता। देखो बहुत आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं, 2 विशेषताएँ याद करनी है, तो भक्ति भावना की प्रधानता, गुरु का महत्व, समन्वय की भावना, और आडंबर और अंधविश्वास का विरोध। ये आडंबर और अंधविश्वास का विरोध जो आपको जितनी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे विशेषताएं, उसमें हर जगह देखने को मिलेगा। तो आपको 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है, 2 अंक के हिसाब से तैयार करना है, तो आप कोई से भी 2 या 3 याद कर सकते हैं, है ना? मैंने 4 लिख दी, जो भी आपको सरल पड़े, तो मैंने इसीलिए कहा था। फिर जब भी जैसे मान लो कि इनके अंदर डिटेल लिखनी हो, है ना? विवरण लिखना हो, तो कुछ नहीं लिख सकते, इसमें लिखेंगे इस युग की कविताओं में गुरु का महत्व बताया गया है, इस युग की कविताओं में भक्ति भावना की प्रधानता थी, ये लिख देंगे तो अपना काम चल जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, प्रमुख कवि और रचनाएँ। प्रमुख कवि तुलसीदास, और उनकी रचना रामचरितमानस, दोहावली, है ना? कवितावली, ये उनकी रचना है, ठीक है? आपसे वो एक ही रचना पूछेगा, लेकिन आप आसान, जो भी आपको आसान लगे, वैसे तो तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएँ, पार्वती मंगल है ना? जानकी मंगल है ना? बहुत सारी है, लेकिन अपने को कोई सी भी 2 तैयार करनी है, तो रामचरितमानस, दोहावली, कविता। इसके बाद है फिर सूरदास। तो सूरदास की जो रचना है वो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, तो आपको कोई सी भी 2 याद कर लें। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पाठ्यक्रम में है, तो एक और प्रश्न हमारा तैयार हो जाता है इसमें। आपको पता होगा वो जो कवि परिचय पूछता है, तो 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो हम एक तरीके से 2 बातें तैयार कर रहे हैं, और प्रश्न भी। तो ये आपको जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कम से कम आपको ये विषय हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 2 नंबर का है, लेकिन इसमें कम से कम आपके 5-6 अंक तैयार हो रहे हैं, है ना? 5-6 अंक का जो है हम लोग अपना काम बना रहे हैं, 5-6 अंक अपने तैयार हो जाएँगे, 5 या 6 अंक का आपका काम चल जाएगा। तो कबीर है, बीजे के, और मीराबाई जो है राग सोरठा के पद, और गीत गोविंद की टीका, इनके 2 है। एक नरसिंह जीरो मायरो भी है, लेकिन आप 2 याद रखिए, राग सोरठा के पद
और गीत गोविंद की टीका। तो ये हमारा जो भक्ति काल है, ये कवि है और ये इसकी विशेषताएं, और फिर मैंने आपको भक्ति काल के जो भाग है वो समझा दिया। ठीक है, यही इतना आएगा। इसके आगे चलते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, ये है ना, छोटी कक्षाओं में तो नहीं पूछते लेकिन बड़ी कक्षाओं में अवश्य पूछते हैं, का भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जब हमें पता है कि 2 अंक का आएगा, तो 2 अंक में हम लोग ज्यादा क्यों लिखें? क्योंकि उसकी शब्द सीमा होती है 30 शब्द, है ना? तो अपने को 3 या 4 पंक्तियां लिख सकते हैं, अधिक से अधिक 3 पंक्तियों में इसको पूरा करेंगे, या 4 पंक्तियों में। इस काल के काव्य में भक्ति के परम रूप के दर्शन होते हैं। इस काल के काव्य में भक्ति के परम रूप के दर्शन होते हैं। उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार, सामाजिक समरसता आदि के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया है ना? इस काल के काव्य में भक्ति के परम रूप के दर्शन होते हैं। उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार, सामाजिक समरसता आदि के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग रीतिकाल पर। अगला जो हमारा काल है रीतिकाल है, और रीतिकाल की जो समय सीमा है वो है संमत 1700 से संमत 1900 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रीतिकाल में जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। इसकी तो एक जैसे विशेषता ये भी बन सकती है इसकी कि ब्रज भाषा की प्रधानता, है ना? अब जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि या तो 2 विशेषता, मतलब 2 प्रवृत्तियां पूछेंगे, और या फिर 2 जो कवि पूछेंगे और उनकी रचनाएं पूछेंगे। तो सबसे पहले रीतिकाल में ब्रजभाषा थी, तो एक विशेषता यहाँ की तैयार हो जाएगी, ब्रजभाषा की प्रधानता। ये 1 अंक में पूछ सकता है, वैकल्पिक में, है ना? वो अब असदर में पूछ ले, जोड़ियों में पूछ ले, या खाली स्थान में पूछ ले, है ना? या सत्य असत्य में पूछ ले। तो रीतिकाल में ब्रजभाषा जो थी वो प्रधान थी। इसके बाद रीतिकाल के 3 भाग थे। कभी पूछ ले जो संभावना है, इसीलिए मैंने आपके लिए तैयार किया। तो रीतिकाल के 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, है ना? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है ना? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कभी बड़ी कक्षाओं में पूछते हैं, तो वैसे बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तैयारी ऐसी करेंगे कि हमें कहीं परेशानी ना खड़ी हो। तो रीतिबद्ध के केशव दास और देव, रीति मुक्त के घनानंद और ठाकुर, और रीति सिद्ध के हैं बिहारी। ठीक है, तो केशव और देव, घनानंद और ठाकुर और बिहारी रीति सिद्ध के हैं। रीति मुक्त के घनानंद ठाकुर है, घनानंद भी है और ठाकुर भी है, और रीतिबद्ध के केशव दास और देव है। ठीक है, इसके बाद एक और बात, वही मैंने बोला था कि आपको कभी उनकी रचनाएं पूछे तो केवल 2 ही पूछेगा, है ना? हम अनर्गल याद नहीं करेंगे। वैसे तो आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको और भी लिखवा देता हूँ, लेकिन फिलहाल देखते हैं। केशव दास की है रामचंद्रिका और दूसरी कवि प्रिया, 2 रचनाएं हो गई। वैसे एक ही पूछेगा, लेकिन फिर भी अपने को याद, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। और बिहारी की तो एक ही रचना है, बिहारी सतसई। ठीक है, जिसमें 723 दोहे हैं, आप नोट कर लें, 723 दोहे हैं, है ना? 723। ठीक है, और 723 दोहे जो हैं उन पर ही पूरी बिहारी सतसई लिखी गई है। और इसके बाद है फिर, यदि आगे एक और कवि आपसे पूछे तो मैंने यहाँ तैयार किया है, ये देव। देव जो है उनका है काव्य रसायन या देव रसायन, आप चाहो तो इनको याद कर लें। इसके बाद है फिर अगला है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है दोस्तों? जैसे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां श्रृंगारिकता, है ना? श्रृंगारिकता, मुक्तक शैली की प्रधानता, लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता, ये 3 है। श्रृंगारिकता, मुक्तक शैली की प्रधानता और लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता। ठीक है, आप 3 विशेषताएं याद करें और इससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं, हमने भक्ति काल पढ़ा, रीतिकाल पढ़ा, अब हम आधुनिक काल की ओर चलते हैं। अब जैसा कि हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे, तो आधुनिक काल जो है संवत 1900 से आज तक था। अब इसमें क्या-क्या विषय वस्तु थी, ध्यान से सबसे पहले तो आदिकाल के भी कई युगों में इसको बाँटा है, और हमारे पाठ्यक्रम में मैं बता दूँ 9वीं में और 10वीं, 11वीं और 12वीं में ये अलग-अलग है। जैसे द 10वीं में हमारे द्विवेदी युग है, छायावाद है और प्रगतिवाद है। 11वीं और 12वीं में पूरे ही ये, और 9वीं में जो है हमारे द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता ये है। तो मैंने समग्र बना लिया है, आपके सिलेबस के हिसाब से आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी ये आपके बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसलिए मैंने आपको तैयार करवाया। चलते हैं हम लोग
तो भारतीय हिंदू युग का जो समय था वो सन 1850 से 1900 था। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि आधुनिक काल संवत 1900 से चला। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संवत को यदि सन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? संवत को यदि सन बनाना हो तो -57 करेंगे हम लोग, है ना? माइनस 57 करेंगे। अब -57 करेंगे 1900 में से, तो कितना बैठेगा? 1843 बैठेगा। ठीक है ना? अब 18 से 43 को राउंड फिगर में 1850 मान लिया गया है, क्योंकि भारतेंदु ने अपनी रचनाएँ प्रारंभ की थी और उस युग के जो कवि हैं, उन्होंने रचनाएँ यहीं से प्रारंभ की। तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही तैयारी करेंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम लोग पूरे साल भी पढ़ाई करें, तो भी कम पड़ेगा। इसके अलावा कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हमें तो हमारी परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखना है, परीक्षा को ध्यान में रखना है, फिर तैयारी करनी है। तो हम लोग अनर्गल बातों पर न जाकर के सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो फिर चलते हैं। आधुनिक काल का जो समय था 1900 से आज तक है। इसको यदि अपन लोग सन में बदलेंगे 1843 से होगा। उसको हमने राउंड फिगर में 1850 जिसको माना गया है। तो भारतीय हिंदू युग 1850 से शुरू हुआ सन और सन 1900 तक चला, 50 सालों तक। इसके बाद फिर द्विवेदी युग जो है वो द्विवेदी युग जो है सन 1900 से 1918 तक। कुछ पुस्तकें इसको 1920 भी मानती है ना? कहीं कुछ लोग इसको 1920 भी मानते हैं, 1920 तक, है ना? लेकिन है ना? फिर भी मैंने ये लिखा है 1918 ही हमारा मानक है, इसको ही सही माना गया है ना? इसका ध्यान रखेंगे अपन लोग, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हों और ये ऐसा कन्फ्यूज़ वाले प्रश्न आते भी नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं छायावाद। छायावाद जो है वो है सन 1918 से 1936 तक। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हमेशा पूछते हैं, आधार स्तंभ, प्रसाद पंत, निराला और महादेव वर्मा। तो इन पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 तक, है ना? 1943 तक है ये। फिर प्रयोगवाद है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये 9वीं से 12वीं तक तो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रयोगवाद है सन 1943 से 1950 तक और फिर नई कविता जो है सन 1950 से 1960 तक। ठीक है? नई कविता चली थी 1950 से 1960 तक और उसके बाद फिर साठोत्तरी कविता चली थी 1960 के बाद। फिर कविता आई, है ना? फिर बहुत सारे युगों में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में अक्सर यहीं तक पूछा जाता है और यही हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हम लोग यही तैयार करेंगे, तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लें, इनके सन को समझ लें, इसके बाद आगे चलें। अब इनके बाद प्रवर्तक। जैसे सबसे पहले पूछे 1 अंक में, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी विषय वस्तु हमसे छूट जाए। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, छायावाद के प्रवर्तक है मुकुटधर पांडे, प्रगतिवाद के प्रवर्तक नहीं है। प्रगतिवाद जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रगतिवाद जो है उसके जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में और उस समय मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी और मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो गद्य के लेखक हैं मूलतः, इसीलिए इसके कोई भी प्रवर्तक नहीं है। और इसके बाद फिर 5वें में प्रयोगवाद, इसके प्रवर्तक है अज्ञेय जिसे बोलते हैं और हमारे 10वीं में भी पाठ है अज्ञेय का, मैं क्यों लिखता हूँ। और अक्सर पूछा जाता है अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए, ये कॉलेज तक बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अज्ञेय का पूरा नाम। तो आप यहाँ से नोट कर लें और इसको याद करने की अपेक्षा में तो कह रहा हूँ आपको 5-6 बार लिख करके याद करना है, क्योंकि कई बार हम याद तो कर लेते हैं लेकिन मात्रा या सही नहीं लगाते। हम याद करने के बाद इसको लिखेंगे ना, तो हम लिख नहीं पाएँगे, याद होते हुए भी नहीं लिख पाएँगे। थोड़ा ये कठिन है, तो आप इसको पहले 2, 4, 5, 10 बार, बार-बार लिख लें। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ, ठीक है उनका पूरा नाम, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नई कविता के हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त और फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है ना? वैसे जगदीश चंद्र गुप्त ने 1954 में इसको संभाला था, लेकिन दोनों ही इसके प्रवर्तक है नई कविता की, क्योंकि नई कविता पत्रिका जो है वो एक छपी थी 1954 में छपी थी। 1954 में छपी थी, जिसे 1954 भी बोलते हैं हम लोग, है ना? 1954 में नई कविता पत्रिका छपी थी, है ना? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको यदि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो। लेकिन फिर भी नई कविता जो है वो
1950 से प्रारंभ हो गई थी। आप लोग कहीं से कहीं तक कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है ना? आपको तो जितना मैं बता रहा हूँ, फिर यदि बड़ी परीक्षाओं में, जो बड़ी कक्षाओं में हम और तैयारी करेंगे, लेकिन 9 से 12 के लिए ये जितनी भी जानकारियाँ बिल्कुल पर्याप्त जानकारियाँ हैं। अब हम चलते हैं इनके जो प्रमुख हमारा प्रश्न अब बनेगा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब इसमें से केवल और केवल क्या बातें पूछी जाएगी? इनकी 2 प्रवृत्तियाँ, है ना? और 2 प्रमुख कवि और उनकी रचना, बस, है ना? और भी बातें पूछी जाएगी तो मैं आगे बता देता हूँ आपको, लेकिन हम लोग एक-एक विषय वस्तु पर अब इनकी चलते ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग चले हैं तो भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। तो भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ भी बोल सकता है, प्रवृत्तियाँ भी पूछ सकते हैं ना? तो ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गई प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ, है ना? सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना, इसको आप चाहो तो और सरल करें, देशभक्ति की भावना, है ना? मैंने आपको बोला था, आपको एक विशेषता अक्सर मिलेगी, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, इसको भी अच्छे से याद कर लें। ब्रजभाषा में काव्य रचना, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर कविताओं की रचना जो थी, काव्य रचना जो थी, वो ब्रजभाषा में हो रही थी, है ना? गद्य जरूर भारतेंदु युग में हिंदी में लिखा जाने लगा था, है ना? लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं। और हास्य व्यंग्य की प्रधानता, समाज सुधार, है ना? ये 5 है, 5 में से 2 पूछी जाएंगी, तो आप 3 याद कर लें अच्छे से। तो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, ब्रजभाषा में काव्य रचना, समाज सुधार और अंधविश्वास रूढ़ियों का विरोध। इसके बाद आगे देखते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि एक तो यही याद कर लो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना? और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर। क्या है? प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर, ठीक है? दूसरी है प्रताप नारायण मिश्र, इनके मन की लहर और दूसरी श्रृंगार विलास। प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर और श्रृंगार विलास। इसके बाद है फिर जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता और दूसरी देवयानी, है ना? पूरी है ये प्रेम संपत्ति लता, ये पूरी है एक रचना, आप अलग अलग ना याद कर ले। प्रेम आप ऐसा ना कर ले प्रेम संपत्ति लता, पूरी है ये प्रेम संपत्ति लता है, पूरी पुस्तक है इनकी, और दूसरी देवयानी, ठीक है? ये 3 विषय वस्तु तैयार कर लें। इसके बाद हम चलते हैं द्विवेदी युग की ओर। ये देखिए आप, द्विवेदी युग में भी आप देखेंगे ध्यान से, तो देखो यहाँ भी वही राष्ट्रीयता की भावना, है ना? मैंने आपसे कहा था ना, एक जैसी प्रवृत्तियां भी याद कर लेंगे तो हमारे को बहुत आसान हो जाएगी। तो आप भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की एक जैसी याद कर ले, है ना? देखो राष्ट्रीयता की भावना और ये नीचे अंधविश्वास। मैंने आपसे क्या कहा था, हर जगह आपको ये विशेषता मिलेगी, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, क्योंकि हर काल में क्यों कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और जो कवियों ने जब वैसा देखा हमारे देश में कि यहाँ पर अंधविश्वास है, रूढ़ियां है, छुआछूत है, भेदभाव है, तो उन्होंने इन सबका विरोध किया। इन्होंने कहा ऐसे तो हमारा देश फिर पिछड़ जाएगा, बुरी तरह से पिछड़ चुका है। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं, पहले मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं, और इस तरह से चलता रहा तो हम लोग कभी अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे, अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो हमें अंधविश्वास और रूढ़ियों को का विरोध करना चाहिए, ऐसा ही उनकी कविताओं में था। और राष्ट्रीयता की भावना थी। अब यहाँ पर काव्य में वहां ब्रजभाषा थी, द्विवेदी उसमें भारतेंदु युग में, और यहाँ पर द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग हो गया, ठीक है? और इसके बाद है फिर सामाजिक समस्याओं का चित्रण और प्रकृति चित्रण, और इसके बाद है फिर अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, ठीक है? अब इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था द्विवेदी युग जो है ये किन पर है ये आधारित, है ना? महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? इसके प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनकी पत्रिका थी, कभी पूछे तो आपसे, सरस्वती, है ना? सरस्वती पत्रिका थी, ठीक है? और इसके बाद इनकी इसको देखा हमने पत्रिका जो इन्हें संपादित की थी। इसके बाद है फिर इसमें 2 विशेषता हो गई। इसके बाद है फिर इसके प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो प्रमुख कवि में एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी याद कर सकते हैं। इनकी रचनाएं सुमन और काव्य मंजूषा। इसके अलावा और भी आप सीधे सीधे याद करना चाहें तो मैथिली चरण गुप्त को आप सब जानते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी हमारे पाठ में है, परीक्षा हमारे जो पाठ्यक्रम में है, ये राम नरेश त्रिपाठी, तो इसको भी याद कर सकते हैं, है ना? तो
इसके अब देखते हैं मैत्रेयण गुप्त। आपको याद होगा कि इन्होंने साकेत लिखा, है ना? मैत्रेयण गुप्त की जो साकेत है ना? पंचवटी है, ये खंड काव्य है इनका, है ना? इसके बाद देखते हैं भारत भारती और पंचवटी, 2 इनकी रचनाएँ, पंचवटी खंड काव्य है। तो ये द्विवेदी युग में लिखी गई थी। भारत भारती और देशभक्ति पर लिखी गई थी ये, भारत भारती और पंचवटी, ठीक है? राम नरेश त्रिपाठी की है मिलन और पथिक। ये थोड़ा-सा मुझे लगा सही नहीं तो यहाँ नीचे लिख दिया पथिक को। तो मिलन और पथिक 2 इनकी है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएँ, लेकिन अपने को तो एक-एक रचना याद करनी है। इसके अलावा आपको और भी याद हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सही-सही लिखें। इसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी की समर्पण और युगचरण। क्या है? समर्पण और युगचरण। इसके बाद फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमन और काव्य मंजूषा। क्या-क्या है? सुमन और काव्य मंजूषा, ठीक है? ये सुमन और काव्य मंजूषा है, ठीक है? अब हम चलते हैं छायावाद की ओर। वही बात हम फिर दोहराएँगे कि छायावाद की प्रवृत्तियाँ पूछेंगे तो 2 प्रवृत्तियाँ हो गई हैं, थोड़ी-सी छायावाद की प्रवृत्तियाँ अलग है, तो आप लोग थोड़ा-सा इसको ध्यान से देखें। जैसे प्रकृति का मानवीकरण, है ना? इस युग में प्रकृति का मानवीकरण हुआ था, है ना? मानवीकरण अलंकार हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में भी है और 11वीं में भी है, तो अपने को ध्यान रखना है। तो मानवीकरण अलंकार कक्षा 10वीं में है ये, तो इसको ध्यान से अपने को देखना है। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। दूसरा वेदना और करुणा की व्यापकता है ना? या अभिव्यक्ति भी लिख सकते हैं, करुणा की अभिव्यक्ति है, व्यापकता। इसके बाद फिर तीसरा नारी के प्रति नवीन भावना, है ना? और चौथा मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है? इन 4 में से आपको जो भी अच्छी लगे 2 प्रवृत्तियाँ आप लिख सकते हैं, इनके अंदर लिख सकते हैं। इस काल की कविताओं में या इस युग की कविताओं में, है ना? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ठीक है? इस पर हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं छायावाद के, ये भी अक्सर पूछा जाता है 2 अंक में। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन है? 4 आधार स्तंभ कौन है? तो देखो, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा महादेव वर्मा। इसका एक सूत्र भी है ये जसु मसु, है ना? जसु मसु, इसको भी याद करेंगे तो अपने को याद हो जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा ऐसे भी याद कर सकते हैं प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी याद करने की दृष्टि से जो भी अच्छा लगे, है ना? इसके बाद है प्रमुख कवि और रचना। देखो, महादेव वर्मा, निहार, निर्जा, यामा, है ना? इसकी 2 रचनाएँ आपसे, एक-एक रचना लेकिन याद कर लें, आप 2 कर लें, है ना? आपको बिल्कुल सरल-सरल मैंने यहाँ तैयार करवाई है। तो महादेव वर्मा, निहार, निर्जा, यामा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, परिमल। इसके बाद है फिर सुमित्र नंदन पंत की है पल्लव, गुंजन, है ना? पल्लव और गुंजन है। और चौथा है जयशंकर प्रसाद की आंसू और लहर, ठीक है? इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप तैयार कर लें। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रगतिवाद और छायावाद की समय सीमा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना? आगे हम चलते हैं प्रगतिवाद की ओर। तो मित्रों, हम लोग प्रगतिवाद को पढ़ेंगे। प्रगतिवाद की वही 2 प्रमुख प्रवृत्तियां और 2 प्रमुख विशेषताएं। तो प्रगतिवाद आपको सभी को पता है कि सन 1936 से प्रारंभ हुआ था और ये चला था, है ना, 1943 तक, है ना? 43 है ना, 43, 43 जो भी आप बोलते हैं, ठीक है? अब इसकी 2 प्रवृत्तियां देखते हैं। 2 प्रवृत्तियां, 2 विशेषताएं। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। आप शोषित वर्ग याद नहीं कर सके तो ऐसा लिख सकते हैं मजदूर वर्ग के प्रति, है ना? मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति। और पूंजीपति वर्ग यानी शोषक वर्ग के प्रति घृणा या पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा। ईश्वर के प्रति अनास्था और चौथा है क्रांति की भावना। और एक और आप लिख सकते हो वही अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, जाति पाति का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, है ना? इस तरह का भी एक विशेषता आप लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति और पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा, ईश्वर में अनास्था और क्रांति की भावना। तो मैंने इस हिसाब से इसको तैयार कर दिया, बाकी आपको जो भी अच्छा लगे आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि कौन-कौन है इसमें? नागार्जुन हमारे पाठ्यक्रम में है, कक्षा 10वीं में है ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हमारे पाठ्यक्रम में है। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कक्षा 11वीं में है। सुमित नंदन पंत ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है।
तो इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि इसी दृष्टि से हम लोग हमें उसमें भी कवि परिचय में 2-2 रचनाएँ तैयार करनी पड़ती है। तो फिर हम लोग ऐसी विषय वस्तु को तैयार करें कि एक की जगह अपनी 2 जगह भी, 3 जगह भी काम आ जाए। तो नागार्जुन की युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें याद हो तो आपको, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। इसके बाद फिर दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, है ना? इसके बाद फिर त्रिलोचन के मिट्टी की बारात, धरती और सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी और ग्राम्य। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऐसा लगा होगा कि सर ये छायावाद में भी थे निराला और पंत, तो छायावाद में भी हैं और ये प्रगतिवाद में भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आपको मैं अब नोट करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो आपने रचना लिखी, ये प्रगतिवाद के समय की लिखी गई रचना है। यदि आप यही छायावाद में लिखेंगे तो फिर आपके अंक जो है वो कट जाएँगे, क्योंकि इन्होंने छायावाद में अलग रचनाएँ लिखी और प्रगतिवाद में अलग रचनाएँ लिखी। तो अपने को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक जैसी याद नहीं करनी है। छायावाद में जो इनकी रचनाएँ थी, वो छायावाद के हिसाब से याद करनी है और इसके अलावा छायावाद के बाद इनकी जैसे हमारे यहाँ छायावाद में इनकी रचनाएँ थी, अनामिका और जैसे इसकी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, परिमल, है ना? और जयशंकर प्रसाद की थी आँसू, लहर और सुमित्रा नंदन पंत की थी, है ना? पल्लव, गुंजन। लेकिन अपने को अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, एक जैसी याद न रह जाए, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये पर इनकी 2 रचनाएँ हो गई। इसके बाद हम चलते हैं प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद की ओर। अब हम लोग प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे और आपको सभी को ही पता है कि प्रयोगवाद जो था वो सन 1943 से, है ना, 1950 तक था। और मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में ये प्रश्न, लेकिन पूछ ले तो आप चाहें तो मेरी वाणी के साथ नोट कर ले कि प्रयोगवाद जो 1943 में चला, तो एक पत्रिका निकाली थी अज्ञे ने। अज्ञे को हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले और अभी फिर पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अज्ञे ही जो है इसके प्रवर्तक हैं, है ना? अज्ञे ने इसका प्रवर्तन किया और अज्ञे का पूरा नाम मैंने आपको बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, है ना? और आपसे कहा भी था आप उसको अच्छे से नोट कर लें, है ना? क्योंकि आप ऐसे याद रखेंगे तो आप मात्रा वात्रा गलत लगा देंगे, इसलिए उसको लिख लिख के याद करें। तो अज्ञे ने जो तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया था 1943 में, तार सप्तक, है ना? वैसे ये, है ना, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, और यहीं से प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं हो गई है। नवीन उपमानों का प्रयोग, ये थोड़ी सी अलग है यहाँ पर अब पुरानी प्रवृत्तियों से, तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, निराशावाद की प्रधानता और बुद्धिवाद या बुद्धि तत्व की प्रधानता, है ना? इनमें से कोई से भी आप 2 या 3 याद कर सकते हैं। 2 अंक में अपने को 2 ही लिखनी होती है, लेकिन आप 3 या 4 याद कर लें और वहां पर आप अंकित कर दे। 2 अंक के हिसाब से 2 ही लिखनी है वहां तो नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, निराशावाद की प्रधानता और बुद्धिवाद या बुद्धि तत्व की प्रधानता। आगे चलते हैं, प्रमुख कवि और रचना। अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, है ना? और अभी और इसको मैं लिख के बता दूंगा एक बार और आपको। अज्ञे हरी घास पर क्षण भर, है ना? इनकी पूरी रचना ये, हरी घास पर क्षण भर, और दूसरी इत्यलम, ये प्रयोगवाद के समय की कविता। दूसरी धर्मवीर भारती की है, अंधायुग ठंडा लोहा, है ना? अंधायुग और ठंडा लोहा। ठीक है, हमारे 11वीं में एक कहानी भी है गलता लोहा, तो आप गलती से वो न लिखें, ठंडा लोहा। फिर नरेश मेहता की है, संचय की एक रात बन पाकी सुनो। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, आपको और भी याद हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने सरलता की दृष्टि से इनको लिख दिया। इसके बाद एक प्रश्न और मुझे एक प्रश्न पत्र में दिखा था, बहुत पहले पूछा गया था, तो कभी रिपीट हो जाए तो ये, वैसे इसमें मैंने 3 लिखी है, आप 2 तैयार कर सकते हैं। 2 अंतर, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, तो कर लें, आप इसको याद करके रख लें, क्योंकि आ जाए तो हम लोग, ऐसा ना हो कि हम लोग जानकारी के अभाव में इसको लिख ना पाए, तो है ना?
तो आगे देखते हैं छायावाद और रहस्यवाद। छायावाद में इसमें कल्पना की प्रधानता है और रहस्यवाद में इसमें चिंतन की प्रधानता। तो यहाँ पर उसको छोटा याद कर सकते हैं, कल्पना की प्रधानता, चिंतन की प्रधानता, लेकिन ध्यान रहे कि इधर-उधर या उल्टा ना हो जाए। इसको ऐसा नहीं इधर वाला इधर लिख दें, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो आप सीधा-सीधा। दूसरा भावना की प्रधानता, है ना? इसके बाद ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता। तीसरा ये प्रकृति मूलक है और इसकी प्रकृति दार्शनिक है, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें कल्पना की प्रधानता है छायावाद में और रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में भावनाओं की प्रधानता है और रहस्यवाद में ज्ञान और बुद्धि तत्व की प्रधानता है। छायावाद में ये प्रकृति मूलक है छायावाद, और ये इसकी जो रहस्यवाद की प्रकृति जो दार्शनिक है, ठीक है? ये प्रश्न हमारा तैयार हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग नई कविता पर चर्चा करेंगे, और नई कविता की समय सीमा आपको याद ही सही, 1950 से ये सन है यहाँ, और 1960 तक, ठीक है? हालांकि कई सारे लोग इसको आगे भी मानते हैं, लेकिन अपने को जितनी आवश्यक है उतनी जानकारी हम प्राप्त करेंगे ताकि कहीं कठिनाई ना आए। इसके बाद फिर देखो नई कविता में प्रयोगों में नवीनता, है ना? दूसरा क्षणवाद को महत्व, इसकी प्रवृत्तियां, तो 2 प्रवृत्तियां याद करनी है, लेकिन मैंने आपको 3 लिख दी है, 4 लिख दी है। प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद को महत्व, व्यंग्य प्रधान रचनाएं और लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद को महत्व, व्यंग्य प्रधान रचनाएं और लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, ये 4 इसकी जो विशेषता, इनमें से कोई सी भी आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। इसके बाद है प्रमुख कवि और रचना, तो वही आ गई 2 विशेषताएं या फिर 2 प्रमुख इसके कवि और रचना पूछते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र हमारे पाठ्यक्रम में है ना? 11वीं में भी चलते हैं। रघुवीर साहब भी हमारे पाठ्यक्रम में, और जगदीश गुप्त नहीं है, लेकिन ये हमारी पाठ है, रघुवीर साहब भी है। और इसके बाद रघुवीर साहब कक्षा 12वीं में भी है और 11वीं में भवानी प्रसाद मिश्र। तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि उन्हीं कवियों को पर चर्चा की जाए तो अपने बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो भवानी प्रसाद मिश्र की है सन्नाटा, गीत फरोश, है ना? तो सन्नाटा, गीत फरोश है, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा एक घर की याद भी है ना, इनकी कविता आपने देखी होगी जो कक्षा 11वीं में चलती है, घर की याद, है ना? इसके बाद है फिर रघुवीर साहब, हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना? और इसके बाद फिर आत्महत्या के विरुद्ध, है ना? आत्महत्या के विरुद्ध, है ना? विरुद्ध, है ना? आत्महत्या के विरुद्ध है, इसे लिख देता हूँ, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, इसके बाद फिर जगदीश गुप्त हैं ये, शब्द दंश शंबुक इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह से हमने ये 30-40 मिनट की, जो 40 मिनट की वीडियो है, इसमें हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाहर आपके जो प्रश्न पत्र आएगा हिंदी का, है ना, चाहे 9, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, है ना, कोई सी भी परीक्षा हो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, बोर्ड परीक्षा, इसमें से कोई भी प्रश्न मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाहर नहीं जाएगा। और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही मैंने इसमें समावेश किया है। तो आप लोग जो हैं लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। और कोई भी विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है? अपने मित्रों को और इससे जोड़ सकते हैं। अभी आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, तो आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।